अच्छे से जान नहीं पाते। तो वेलकम टू द डाइट एंड न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन वेबिनार। यहाँ पर मेरा पॉजिटिव इंटेंशन है एक ऐसा भारत बनाने की जिसमें हमारा आने वाला जनरेशन हेल्दी रहे। क्यों? क्योंकि आजकल बच्चों को 10 साल की उम्र में डायबिटीज पकड़ रही है, 12 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर पकड़ रहा है, 8 साल की उम्र में पाइल्स हो रही है। तो यह एक बहुत सीरियस कंसर्न है कि पेरेंट्स को यह जानकारी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ क्या अन्याय और क्या अत्याचार कर रहे हैं। राइट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की कदर किस तरीके से करते हैं, किस तरह से पालन पोषण करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में शायद आपको नहीं सिखाया गया होगा। किसी ने पढ़ा क्या बीए में, एमए के अंदर हाउ टू ब्रॉट अप योर चाइल्ड? नहीं सीखा ना। तो अगर कोई चीज सीखी नहीं है तो हम कर कैसे रहे हैं? बिना सीखे हम कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे माँ बाप ने हमें पाला है, हमें बस वो एक ही तरीका पता है, बाकी कोई तरीका हमने नहीं सीखा है। आज के सेशन में कुछ तरीकों की बात करेंगे जो कि आपके बच्चे के लिए हो सकता है कि बहुत ही अच्छा हो। क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा रिसर्च के बेस पे बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, थेरेपी करता हूँ और बहुत सारे क्रोनिक डिजीज को मैं हील करता हूँ, बिकॉज आई एम ए डॉक्टर ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को स्टडी किया है, बहुत सारे पेरेंट्स को स्टडी किया है, और सबसे ज्यादा मैंने यह देखा है कि माँ बाप अनभिज्ञ होने की वजह से बच्चों के लिए दुश्मन बन जाते हैं। स्पेशली जो मदर्स होती हैं बच्चों की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। यह एक बिटर ट्रुथ है, थोड़ा सुनने में बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि माएँ जो हैं बच्चों के लिए सबसे बड़े दुश्मन होती हैं। जानबूझ करके नहीं, जानबूझ करके तो जो मदर है वो अ, भगवान से भी ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन अज्ञानता की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है। आप देखेंगे कि आप अपने बच्चों को कैसे पालते हैं। मारपीट करके, डांट करके, पुचकार करके, प्यार करके, साइलेंस होकर के। क्या आपके माँ बाप ने आपके साथ वैसा ही नहीं किया था? तो जो हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं वही हम अगले जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं, और इसे हम कभी कभी एक जेनेटिक नाम देते हैं, जेनेटिक हो रहा है। लेकिन नेचुरोपैथी, नेचुरल साइंस कहता है कि जेनेटिक नाम की कोई चीज नहीं होती है। कल्चर ट्रांसफर होता है, एक कल्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इसीलिए जो बीमारी माँ बाप को है वही बीमारी बच्चों में भी आ जाती है। लेकिन अगर कोई चाहे कि इस बीमारी को हटा करके हम इस जेनेटिक को तोड़ दें तो वो तोड़ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप एक मदर हैं या फादर हैं, आपके घर में बनता है रोटी चावल दाल सब्जी, वही घर का जो 30 साल का मेंबर है वही खाना खा रहा है, जो 50 साल का है वही खाना खा रहा है, जो 10 साल का इंसान है, बच्चा है, वो भी वही खाना खा रहा है, जो 4 साल का है वही खाना खा रहा है। तो क्या सबकी शरीर की जरूरतें एक समान है? जो बच्चा ग्रो कर रहा है, क्या उसकी भी जरूरत उतनी ही है जितनी कि 20 साल जो कि ग्रो कर चुका है उसकी है? या जो बूढ़ा हो रहा है, जिसके बॉडी का डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो गया, क्या उसकी भी वही रिक्वायरमेंट है? शायद नहीं। सबको अलग अलग जरूरत है, अलग अलग न्यूट्रिशन की जरूरत है। लेकिन यह चीज हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी स्कूल में हमने सिखाया सीखा ही नहीं। हमें तो बस यही बताया गया था कि भाई शादी करने हैं, बच्चे करने हैं। ये नहीं सिखाया कि बच्चे पैदा करने के बाद 20 साल का ये जो प्रोजेक्ट है ये आप ही को निभाना है। यही फर्क है इंसान के बच्चों में और जानवरों के बच्चों में। कभी कभी हम जानवरों के बच्चे जैसा बिहेव करने लगते हैं। बच्चा पैदा करके छोड़ दिया, बस काम खत्म। तो आज हम देखते हैं कि क्या क्या करने की जरूरत है बच्चों के साथ ताकि आपके बच्चे एक सुपरस्टार बन सके, कम से कम बीमार तो ना रहें। क्योंकि हमारा जो फोकस है वो डाइट और न्यूट्रिशन के ऊपर है।
तो डाइट और न्यूट्रिशन का पहला जो पॉइंट है वो है डिवाइड एंड रूल। अगर आपके पास पेन पेपर है तो नोट करेंगे, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल ये ब्रिटिशर्स का एक कॉन्सेप्ट है कि फूट डालो और शासन करो। लेकिन यहाँ डिवाइड का मतलब है अपने डिपार्टमेंट को अलग करो, अपना अपना डिपार्टमेंट अलग करो और शासन करो। राइट। डिपार्टमेंट का मतलब है कि घर के अंदर एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि आपके डिसीजंस को ले सके। मान लो कि घर में दो अथॉरिटी है, एक मम्मी है एक पापा है, कहीं कहीं चार अथॉरिटी है, ग्रैंडफादर भी है ग्रैंड मदर भी है। राइट। ये चार अथॉरिटी फिगर होते हैं घर के अंदर। अब आप मान लो कि इन चारों में ही सहमति नहीं है। आप मदर हैं और आपको पता है कि बच्चे को मिठाई नहीं खानी है, बच्चे को दूध नहीं पीना है, बच्चे को बर्गर नहीं खाना है, और पापा कहते हैं कोई बात नहीं खाने दो, क्या हो गया? तो क्या हो गया? अथॉरिटी कोलाइड हो गई आपस में। दादाजी ने कहा चलो चलो कोई बात नहीं बच्चा है खाने दो। तो क्या हो गया? अथॉरिटी आपस में क्लैश कर रही है। अब क्लैश करेगी तो क्या होगा? किसी एक की बात नहीं मानी जाएगी। अब बच्चा किसके पास बार बार जाएगा? जहां पे उसकी बात मानी जा रही है। तो ऑटोमेटिकली एक से वो डिटैच हो रहा है और दूसरे से अटैच हो रहा है। जो उसके बारे में अच्छा सोच रहा है उससे वो डिटैच हो रहा है, और जो उसके बारे में नहीं अच्छा सोच रहा है उससे अटैच हो रहा है। तो डिवाइड एंड रूल में क्या करना है? अथॉरिटी डिसाइड करनी है कि किस चीज की अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए। बच्चे को परमिशन लेना है तो किससे लेना है? मान लो खाने का है, खाने का परमिशन किसके पास होना चाहिए? खाने की अथॉरिटी किसके पास? मम्मी के पास होनी चाहिए, पापा के पास, ग्रैंडफादर के पास, ग्रैंड मदर के पास, जो भी घर में है। आपको यह डिसाइड कर लेना है। पढ़ाई की अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए? पापा के पास, मम्मी के पास। आपको डिसाइड करना है। जब वो अप्रूव कर देगा तो बच्चे को वो चीज मिल जाएगी। क्योंकि घर में जितने भी लोग हैं सभी बच्चे के अच्छे की ही सोच रहे हैं, कोई खराब नहीं सोच रहा है। लेकिन अथॉरिटी क्लैश होने की वजह से कभी कभी तो बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है। तो इस चीज को समझ लेना है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट कौन क्या पूरी करे। मान लो कि खाने की अथॉरिटी मम्मी के पास है, बच्चा पापा के साथ मार्केट गया और उसने कहा कि भाई हमें समोसे खाने। अथॉरिटी किसके पास है? मम्मी के पास है। ठीक है। तो क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए, मम्मी से पूछते हैं भाई, मम्मी बताएगी समोसा खाना है कि नहीं खाना है। अगर मम्मी का अप्रूवल है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। राइट। लेकिन अगर यहाँ अथॉरिटी चेंज हो गई, पापा ने अथॉरिटी ले लिया आज, तो अब बच्चा बार बार पापा के साथ ही जाने की कोशिश करेगा, मम्मी के साथ नहीं जाएगा। हालांकि मम्मी अच्छा सोच रही है बच्चे के बारे में। तो ऐसे परिवार के अंदर क्लैशेस आने शुरू होते हैं। बच्चा एक से ज्यादा अटैच हो जाता है, दूसरे से डिटैच हो जाता है। इसलिए डिवाइड एंड रूल करने की प्लान कीजिए। देखिए किसको कौन सा डिसीजंस लेने हैं। ठीक है। ओके, दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने की जिम्मेदारी किसके पास है? अवेयरनेस का मतलब कि क्या सही है और क्या गलत है। और अवेयरनेस नहीं होगी तो क्या होगा? आप एक एक्सक्यूज लेके आएंगे, अभी बच्चा है अभी खा लेने दो, अभी तो इसकी खाने पीने की उम्र है, बड़ा हो जाएगा तो वैसे भी सब कुछ बंद हो जाना है। ये नॉर्मल एक्सक्यूजेस सारे मदर फादर मुझे बताते हैं कि अभी से क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाना। मैं बता दूं कि अगर किसी को 30 साल में डायबिटीज होता है तो उसकी शुरुआत 5 साल से ही हो जाती है। डायबिटीज रातों रात नहीं आता है। 5 साल से ही उसके मुंह में जो आप सुगरी चीजें डाल रहे हो, उसको आदत डलवा रहे हो, क्रेविंग करा रहे हो, तो 15 साल 20 साल लगते हैं तब जाके डायबिटीज होती है। किसी को कैंसर होता है तो रातों रात नहीं हो जाता है। 20 साल 25 साल 30 साल लगते हैं तब जाके किसी को कैंसर होता है। बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रांग है। तो यह बहुत जरूरी है बच्चों को बताना कि क्या सही है और क्या गलत है। आपके मुंह से बच्चा नहीं सुन रहा है तो गूगल करो, उसको पढ़ने के लिए बोलो, यूट्यूब में ढूंढो ऐसे वीडियो जो उसको दिखाओ
बच्चों के अंदर जंक फूड से डर पैदा करना होगा। जब तक डर नहीं पैदा होगा, बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। उनको नहीं पता डायबिटीज क्या होती है, उन्होंने आईसीयू नहीं देखे हैं। कैंसर के मरीज को कीमोथेरेपी होते हुए नहीं देखा है। तो वो उस दर्द को नहीं जानते हैं, जो दर्द आगे जाके झेलना पड़ेगा, ऑर्गन को काट करके फेंकना पड़ेगा। सो इट इज ऑलवेज सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि मैं आपको आगाह करूं कि आज से अगर प्रिवेंशन लेना शुरू करेंगे तो कल आपका बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। अगर कोई चीज आपके लिए सही नहीं है, मान लो कि आपकी बॉडी मैच्योर है, आपका लीवर स्ट्रांग है, क्या वो बच्चे के लिए सही हो सकती है? आप बर्गर खा के बीमार पड़ जाते हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और बच्चे को खिलाए जा रहे हैं, भाई वो तो अभी खाने लायक है। तो बाहर के जितने भी भोजन है वो बिजनेस ओरिएंटेड है, ना कि हेल्थ ओरिएंटेड है। जितने भी फूड हैं, बेकरी शॉप, जिसे मैं कहता हूँ पॉइजन शॉप, जहर की दुकान, वहां पे आप जाएंगे तो जहर ही मिलेगा आपको। वहां से कुछ भी खरीद के लाएंगे, बच्चे को खिलाएंगे, आपको लग रहा है कि बच्चा बड़ी मजे से खा रहा है। अच्छा, कुछ मदर्स मुझे ये कहते हैं कि मेरा बेटा तो ये खाता ही नहीं, मेरा बच्चा फल नहीं खाता, मेरा बच्चा दूध नहीं पीता, मेरा बच्चा जूस नहीं पीता। अरे तो ये आदत किसने डाली है? बचपन से उसकी ब्रेन की कंडीशनिंग, जीभ की कंडीशनिंग कौन कर रहा है? आप आपको अगर फल खिलाना है, आप भोजन मत दो, एक दिन बच्चे को भोजन मत दो, घर में चारों तरफ फल इकट्ठा करके रख दो, टेबल पे, बेड पे, इधर उधर, फ्रिज में, सब जगह फल रख दो। आज भोजन नहीं बनेगा घर में। एक दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, देखो बच्चा फल खाता है कि नहीं खाता। फल खिलाने के लिए घर का इको सिस्टम बनाना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। कुछ करेंगे तो कुछ होगा, और सब मिल करके करेंगे तभी कुछ होगा। एक इंसान चाहे कि हम अपने इकोसिस्टम को बदल दें तो नहीं होगा। और यही वजह है कि अगर घर का इकोसिस्टम खराब है तो घर का हर एक मेंबर बीमार है। एक को पथरी होगी तो दूसरे को भी होगी, तीसरे को भी होगी, चौथे को भी होगी। एक को गैस होगा घर में, दूसरे को भी होगा, तीसरे को भी होगा, चौथे को भी होगा। मतलब कि घर का पूरा इकोसिस्टम ही खराब है तो बच्चा भी बीमार ही पड़ेगा। एक बीमार माँ बाप का हेल्दी बच्चा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। माँ बाप बीमार है तो बच्चा बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, इसकी गारंटी है। आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 साल बाद। तो आप यहाँ पे एक जागरूक नागरिक होने के नाते, माँ बाप होने के नाते, सबसे पहले अपने हेल्थ को देखेंगे कि मुझे क्या करने की जरूरत है। अगर पेड़ सही है तो पेड़ का बीज भी सही होगा। पेड़ ही बीमार है तो बीज का जो पौधा निकलेगा वो भी बीमार ही रहेगा। राइट। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछेंगे, फिर हम तीसरे पॉइंट पे चलेंगे। सर जैसे अगर चिप्स वगैरह की बच्चों को आदत लग गई हो, जैसे स्कूल में है तो मैडम लोग दे देती हैं, बच्चे दे देते हैं। मैं तो अपने से नहीं खरीदती हूँ, लेकिन इसका स्कूल में हो जाता है सर 2-3 पैकेट, तो उसको कैसे छुड़ाएं? वेरी गुड क्वेश्चन। तो अभी अभी मैंने बताया कि चिप्स में जो जर्म्स होते हैं, क्या आपने उन जर्म्स का वीडियो अपने बच्चों को दिखाया कभी? नहीं सर, दिखाया तो नहीं है। राइट। तो जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक बच्चों के अंदर डर कहाँ से पैदा होगा? पता है, आज तक मैंने शराब नहीं छुआ। क्यों? बचपन में मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर एक शराबी ने एक कार में एक्सीडेंट कर दिया था शराब पी करके। वो डर ऐसा समाया मेरे अंदर कि उसके बाद से एकदम कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी। तो बच्चों के अंदर ये डर पैदा करना जरूरी है कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज अच्छी नहीं है। जितनी जल्दी वो डर डाल देंगे उतनी जल्दी बच्चे समझ जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये माइक्रोस्कोप के अंदर चिप्स को रखा गया है।
ठीक है। ऐसे जर्म्स इसके अंदर चल रहे हैं, डाला गया माइक्रोस्कोप के अंदर, इसको रखा गया है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से जर्म्स इसके अंदर चल रहे हैं। आप ये बताइए कि आपको ये जर्म्स देखने के बाद चिप्स खाने का मन करेगा? जी सर। जिंदा फूड वो है जिसको आप जमीन में गाड़ दो वो पैदा हो जाए, वो जिंदा है। और मरा हुआ फूड वो है जिसको जमीन में गाड़ दो और 1 महीने बाद निकालो तो वैसा का वैसा निकले। जिंदा फूड वो है जिसको जमीन के गाड़ने के बाद 2 दिन अगर खोदो तो डिकम्पोज हो जाए, सड़ जाए, वो जिंदा फूड है। लेकिन मरा हुआ फूड वो है जो जमीन में गाड़ने के 2 महीने के बाद भी वैसे का वैसा निकल रहा है। आप चिप्स को जमीन में गाड़ दो और 2 महीने बाद देखो चिप्स वैसा का वैसा निकलेगा। जी आप सर। बिस्किट को जमीन में गाड़ दो और 6 महीने बाद निकाल के देखो बिस्किट वैसा का वैसा दिखेगा। तो चाहे कोई भी ब्रांड ले लो, एक समझदार इंसान होने के नाते हमें यह जानने की जरूरत है कि व्हाट इज द लिविंग फूड एंड व्हाट इज द डेड फूड। मरा हुआ भोजन मरा ही रहेगा, चाहे किसी भी ब्रांड का ले लो। हो सकता है कि वो थोड़ा बेहतर हो, मे बी, आई डोंट नो दैट। लेकिन आपको देखना है कि मेरे बच्चे के लिए सबसे बेहतर क्या है, उस पर मैं बात करूंगा कि क्या क्या चीजें खिलानी है और क्या चीजें नहीं खिलानी है। तो जितने भी प्रेजर्वेटिव मिलाए जाएंगे उतना ही वो डेड होता चला जाएगा, जितना ही डीप फ्राई किया जाएगा उतना ही वो डेड होता चला जाएगा। तो चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, सबको लिविंग फूड खाना है। लिविंग फूड आपको लिविंग होने का एहसास दिलाएगा, डेड फूड आपको मरे हुए का एहसास दिलाएगा। डेड फूड खा करके आप एनर्जेटिक नहीं महसूस कर सकते हैं। डेड फूड खा करके आपका बच्चा जीनियस नहीं बन सकता है, क्योंकि जो हम खाते हैं वैसा ही दिमाग बनता है। यू आर वॉट यू ईट, आपने सुना होगा, आप वही हैं जो आप खा रहे हैं। तो अगर बच्चे मंद बुद्धि हैं तो उनको डेड फूड खिलाया जा रहा है, बच्चे एक्टिव नहीं है तो डेड फूड खिलाया जा रहा है। अब डेड फूड, मरा हुआ भोजन खिला करके आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? बच्चा शार्पन है। अब बताओ, जब फूड अर्थात जो फ्यूल है बॉडी का, फ्यूल ही कचरा है, तो उस फ्यूल से गाड़ी कैसे अच्छी चलेगी? कोई लॉजिक बनता है क्या? कोई लॉजिक नहीं है। गाड़ी को अच्छा चलाने के लिए बेस्ट फूड होना चाहिए। अब बेस्ट फूड क्या है उसके आगे हम चर्चा करेंगे कि बेस्ट फूड क्या होता है। तीसरा चीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है? दूध से दूर रहना। मैं हमेशा हर सेशन में दूध से बचने की कवायद क्यों करता हूं, क्यों दूध से बचना चाहिए? मैं कुछ आज रीजन दूंगा, और उस रीजन से अगर आप कन्विंस्ड हैं तो बच्चों को दूध देना बंद करेंगे और ऑल्टरनेट देखेंगे कि ऑल्टरनेट क्या ऑप्शंस हैं। रीजन नंबर 1, बाजार में जो दूध हैं वो आपके बच्चे को हेल्दी करने के लिए दिए जा रहे हैं या फिर बच्चों को बीमार करने के लिए दिए जा रहे हैं? इसके बारे में कभी आपने सोचा कि आजकल दूध बेचना एक धंधा है? ठीक है, यहाँ पे कुछ देखेंगे, कुछ पिक्चर्स मैंने इकट्ठे किए हैं मेरे स्क्रीन पर। इस तरह से मवेशियों को देख रहे हैं, कान पर कुछ नंबर लिख करके ऐसे नंबरिंग कर दी गई है। और इनको दूध निकालने के पहले एक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि अपने अडर के अंदर ये दूध को रोक ना ले बच्चों के लिए। और कभी कभी तो बच्चों को मार दिया जाता है, पैदा होते ही मार दिया जाता है क्योंकि बच्चे को दूध नहीं देना है। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है, दूध के बिजनेस में इंसानियत खत्म हो गई है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? बलात्कार किया जा रहा है। गाय को ईश्वर ने दूध दी थी अपने बच्चे को पालने के लिए, पिलाने के लिए। अब चूंकि हम इंसानों के पास ताकत ज्यादा है तो हमने उन्हें पालतू बना लिया और अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तब तक अच्छा था जब तक हम गाय को माँ का दर्जा देते थे और माँ की तरह सेवा करते थे और सेवा के बदले में दूध लेते थे। वहां तक बिल्कुल लॉजिकल था, राइट। लेकिन अब जब बलात्कार किया जा रहा है एक गाय का, जबरदस्ती इंजेक्शन ठोक करके दूध निकाल दिया जा रहा है,
और वह दूध केमिकल मिला हुआ आपके पास आ रहा है, तो कितना सेफ है आपके बच्चे के लिए, यह जानने की जरूरत है। ओके, रीजन नंबर 1। ठीक है, दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए आपको डिसाइड करना है। रीजन नंबर 2, मान लो आप बोलोगे कि मेरे तो घर की गाय है, घर की भैंस है, तो क्या वो दूध हम बच्चे को पिला सकते हैं? राइट। तो आप जानेंगे कि जो गाय या भैंस होती है वो अपने बच्चे के लिए दूध देती है, और उस दूध की कंसिस्टेंसी उसके बच्चे के हिसाब से होती है। जानवर की इंटेस्टाइन 42 फीट से लेकर 50 फीट लंबी होती है। किसी भी दूध को पचने के लिए वो उतना डिस्टेंस ट्रेवल करना जरूरी होता है। इंसान की जो इंटेस्टाइन होती है 20 से 28 फीट की होती है, डिपेंड्स अपॉन द साइज। तो हमारी इंटेस्टाइन छोटी है, इसलिए दूध पूरा ट्रेवल नहीं हो पाता है, इसलिए वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है। अनडाइजेस्टेड होगा तो क्या होगा, सड़ेगा, और सड़ेगा तो बॉडी में कहीं पथरी बनाएगा, कहीं सिस्ट बनाएगा, कहीं कैंसर क्रिएट करेगा, कहीं इंडाइजेशन क्रिएट करेगा। राइट। दूसरा रीजन ये। अब आप यहाँ पे ये कहेंगे कि फिर पुराने लोग इतना सारा दूध दही घी खा करके स्वस्थ कैसे रहते थे? भगवान श्री कृष्ण इतना सारा दूध गैया चराते थे, क्यों? उसका रीजन ये है कि आज से 15 साल 20 साल पहले आप देखेंगे तो घर में कितना सारा काम रहता था। खेत से लेकर के घर तक पूरा काम, औरतों को मर्दों को सारा काम करना पड़ता था। जब काम करते थे तो दूध को डाइजेशन पावर बढ़ जाती थी, डाइजेशन हो जाता था। अब हर चीज की मशीन आ गई है, पोछा लगाने की मशीन, कपड़ा धोने की मशीन, नहाने की मशीन, खाना बनाने की मशीन, प्रेशर कुकर, सब चीज आ गया है। तो काम जो है वो कम हो गया, काम का लोड कम हो गया, लेकिन दूध वही पी रहे हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक वाला, केमिकल वाला। तो ये तीसरा रीजन है कि दूध आपको क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, दूध आपके लिए क्यों खतरनाक है। चौथा रीजन, अगर आप बाजार से मिल्क खरीदते हैं तो वो मिल्क, कच्चा ही मिल्क 3 3 दिन तक सही कैसे रह जाता है? आप घर में गाय का दूध निकालते हैं, 8 बजे निकालो, 12 बजे तक दूध फट जाएगा। 4 घंटे भी नहीं, गर्मी में 2 घंटे नहीं रह सकता है। आप बाजार से दूध खरीद के लेके आओ और फ्रिज में मत रखो, बाहर रख दो 2 घंटे बस, वो आपको फटा हुआ नजर आएगा। इसका मतलब वो दूध इसलिए सही है क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा गया है, अदरवाइज वो सड़ा हुआ दूध है। क्योंकि जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर में आपने रखा वो सड़ गया, फट गया। तो सड़े हुए दूध को खिला करके बच्चे को आप पालेंगे तो क्या होगा? तो ऐसे कई सारे रीजन है मेरे पास यह बताने के लिए कि आप बच्चे को दूध ना दें तो आपका बच्चा ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हाथी को पालने के लिए हाथी अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाता है, गाय भैंस का दूध नहीं पिलाता, फिर भी उसका बच्चा सेफ रहता है। शेर का बच्चा दूध नहीं पीता है, फिर भी ताकतवर होता है। घोड़ा का बच्चा दूध नहीं पीता है, बहुत तेज भागता है। तो सबसे फास्ट दौड़ने वाले जानवर को दूध की जरूरत नहीं है, सबसे ताकतवर जानवर को दूध की जरूरत नहीं है, सबसे बड़े जानवर को दूध की जरूरत नहीं है, हम इंसान ही सबसे मूर्ख हैं जो दूध के पीछे पड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि इस दूध को हटाएं तो ऑल्टरनेटिव क्या है। क्या ऑल्टरनेटिव है? सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, फर्स्ट इज बनाना मिल्क। बनाना मिल्क कैसे बनाना है? एक बनाना को पिल करना है, छोटा छोटा कट करके मिक्सर में डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है, ग्राइंड कर देना है, मिल्क तैयार हो गया। इसमें चीनी की भी अलग से डालने की कोई जरूरत नहीं है। बेस्ट मिल्क, जिसको आप कभी भी दे सकते हैं, शिवाय सनसेट के बाद। सनसेट के बाद ये मिल्क आपको नहीं देना है, इसको आपको गर्म करने की भी जरूरत नहीं है। और केला के अंदर कई सारे मिनरल्स, कई सारे विटामिन और आयरन की भरपूर मात्रा होती है जो बच्चों को ग्रो करने में मदद करती है। तो जो आपने बनाना मिल्क देना शुरू कर दिया तो बच्चे का ग्रोथ ऑटोमेटिक होना शुरू हो गया। तो हफ्ते में आप 2 दिन 3 दिन कम से कम बनाना मिल्क दीजिए। 2 से 3 दिन आपको आलमंड मिल्क देना चाहिए। आपको पता है आलमंड के अंदर विटामिन A B C K, कई सारे विटामिन होते हैं, कई सारे मिनरल्स होते हैं। आलमंड ब्रेन को शार्प बनाता है। तो 15 से 20 आलमंड रात को भिगा देने हैं। सुबह आप छीलने का समय है तो छील सकते हैं, अदरवाइज बिना छीले भी आप मिक्सर में डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए, ग्राइंड कीजिए और उसको कपड़े में छान लीजिए।
आपका आलमंड मिल्क तैयार हो गया। आप उसको गर्म करना चाहते हैं तो गर्म करके भी दे सकते हैं। उसमें कुछ आप उसमें कुछ फ्लेवर मिलाना चाहते हैं तो बेस्ट फ्लेवर फॉर चिल्ड्रन इज ककाओ। ककाओ पाउडर क्या होता है? ये चॉकलेट का अनरिफाइंड वर्जन होता है, जिसको रिफाइन नहीं किया जाता है। रिफाइन कर दिया तो बन जाए कोकोआ। डिफरेंस इज काकाओ एंड कोकोआ। CACAO, काकाओ, ये अनरिफाइंड है। और COCOA, ये कोकोआ, ये रिफाइंड वर्जन है। तो आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से काकाओ पाउडर मिला करके उसमें आलमंड मिल्क में या बनाना मिल्क में डाल करके कोई भी फ्लेवर इनहांस कर सकते हैं बच्चों को टेस्ट चेंज करने। तो ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास, बहुत ही सस्ता, बहुत ही सुगम, नॉर्मल मिल्क मिल्क से 10 गुना बढ़िया, बच्चे का डाइजेशन सिस्टम एकदम परफेक्ट। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कोकोनट मिल्क का, जो कि 84 टाइप्स ऑफ मिनरल्स और विटामिन से भरा हुआ है, 84 टाइप्स। और जब बच्चों के लिए बनेगा तो बड़े भी पियेंगे, वो भी स्वस्थ रहेंगे। तो क्या करना है, कोकोनट को ले आना है, कोकोनट को फ्रिज में रख देना है। एक दिन फ्रिज में रख देंगे तो अंदर से उसके शेल जो है ना वो वैसे सिकुड़ जाएंगे। उसके बाद आप पटक के फोड़ेंगे तो आपको निकालने में परेशानी नहीं होगी, अपने आप सारे कोकोनट निकल जाएंगे, क्योंकि वो अंदर से सिकुड़ गए हैं ठंडे की वजह से। तो वहां पे आपका टाइम बच जाएगा खरोच खरोच के निकालने का। उसके बाद उसको ग्राइंडर में डालेंगे, छोटा छोटा कट करके, थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और ग्राइंड करेंगे, आपका कोकोनट मिल्क तैयार हो गया। कोकोनट मिल्क को आप गर्म नहीं कर सकते, गर्म करेंगे तो पॉइजन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, कोकोनट मिल्क को कभी भी गर्म नहीं करना है, अदरवाइज वो पॉइजन हो जाएगा। उसका शेल्फ लाइफ मात्र 15 मिनट होता है। 15 मिनट के अंदर कंज्यूम नहीं किया तो वो फट जाएगा, उसका क्रीम अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। केवल 15 मिनट ही शेल्फ लाइफ होता है। तो गर्म करने के लिए सबसे बेस्ट आलमंड मिल्क है। आप उसको गर्म करके कई घंटों तक रख भी सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। बनाना मिल्क बनाएंगे, उसका भी शेल्फ लाइफ मात्र 15 मिनट है। 15 मिनट के अंदर आपको उसे कंज्यूम करना है। ओके। तो दूध का रिप्लेसमेंट मैंने बता दिया। दूध से बच जाएंगे बच्चे तो आप देखेंगे कभी आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे नहीं, उनका इम्यूनिटी पावर एकदम स्ट्रांग होगा, कभी सर्दी खांसी होगी नहीं, बुखार बार बार नहीं आएगा। ये सब प्रॉब्लम आते हैं दूध की वजह से, आप मानो या ना मानो, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर, खासकर दूध के ऊपर। 5 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंटीग्रेटेड मेडिसिन की। तो आपको एक अथॉरिटी तौर पर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसको मानेंगे तो आपके बच्चे ज्यादा सही और सही सलामत रहेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या आलमंड मिल्क के अंदर हम हॉर्लिक्स मिला लें, बूस्ट मिला लें, ये सब मिलाना जरूरी है क्या? तो इन सबको मिलाने से अच्छा है कि आप घर पे एक हॉर्लिक्स बना लें। घर पे जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें कि काजू है, पिस्ता है, बादाम है, इन सबको हल्का सा रोस्ट करके ग्राइंड कर लीजिए। ये आपका एकदम ओरिजिनल हॉर्लिक्स तैयार हो जाएगा। उसमें एक एक चम्मच गोल गोल कर देती जाइए। आपको पता है कि क्या दे रहे हैं, हॉर्लिक्स में तो पता ही नहीं होता क्या दे रहे हैं। चलिए अब आते हैं बच्चों के टिफिन के ऊपर, क्योंकि बच्चे हर रोज स्कूल जाते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि माँ बाप जो हैं इतना भी केयर नहीं करते हैं कि बच्चे को प्लास्टिक में ना दें। प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक का टिफिन, सब कुछ प्लास्टिक के चम्मच, सब प्लास्टिक ही खा रहा है वो बचपन से। तो आपके घर में भी अगर बच्चे प्लास्टिक का सामान यूज कर रहे हैं तो उसे तुरंत फेंकने की जरूरत है। प्लास्टिक जो होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, जो कि लंबे समय तक यूज करने से वो कैंसर क्रिएट करते हैं। तो आप अपने टिफिन को, बॉटल को बच्चों को चेक कीजिए, अगर जरूरत है तो दूसरा स्टील का खरीद के लेके आइए, बच्चों को स्टील का के बर्तन में दीजिए। कुछ मदर्स को मैंने देखा है कि बच्चों के रोटियों को एल्युमिनियम फॉइल में लपेट करके देते हैं, है ना, बहुत ज्यादा एल्युमिनियम फॉइल यूज होता है। तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम बॉडी के लिए कितना डेंजरस होता है। इट इज लीदल, जानलेवा होता है। अगर मान लो कि जानलेवा चीज में आपने अल्युमिनियम के फॉइल में रोटी को लपेट दिया और काफी समय तक, अब चूंकि रोटी गर्म है, गर्म रोटी क्या करेगी, एल्युमिनियम को पिघलाएगी। अगर थोड़ा सा भी कंटेंट एल्युमिनियम का उसमें चिपक गया तो रोज 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 थोड़ा थोड़ा एल्युमिनियम अगर बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, पॉइजन बनेगा या नहीं बनेगा? फिर आप कहेंगे मेरा बेटा तो घर का ही भोजन करता है,
कोई जंक फूड नहीं खाता है, फिर बीमार कैसे पड़ता है? तो ये होता है साइलेंट किलर। एल्युमिनियम फॉइल इज द साइलेंट किलर। धीरे 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 मारता है बच्चों को। तो एल्युमिनियम फॉइल को फेंकना है और सूती कपड़ा लेके आना है बाजार से, व्हाइट कलर का, ग्रीन, जो भी आपको कलर पसंद हो। बेहतर सबसे होता है व्हाइट कलर, क्योंकि उसमें कोई कलर नहीं है। बाकी कोई और भी कलर लेंगे तो वो कलर रोटी में चिपक जाएगा। रेड कलर लिया तो रोटी रेड हो जाएगी, ग्रीन कलर लिया तो रोटी ग्रीन हो जाएगी। इसलिए टेक व्हाइट कलर। सूती कपड़े लेना है, उसको अच्छे से धो करके रुमाल बना लेने, 8-10 रुमाल बना के घर पे रखने हैं। उस रुमाल में लपेटिए और बच्चों को रोटी दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई एल्यूमिनियम नहीं है, एकदम सेफ है। राइट, कर सकते हैं ये सभी। फिर सर आप जो देखें, बटर बटर पेपर आते हैं वो सेफ होते हैं? देखो बटर पेपर पे भी जो केमिकल लगाया जाता है वो बटर तो होता नहीं है, यस सर। प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक कोटिंग होती है उसके ऊपर। ओके। तो प्लास्टिक भी पिघलेगा तो सेफ कैसे माने हम उसको? जी सर। सो बेस्ट इज द क्लोथ। हमें पता है कि कपड़ा है ये, बच्चे के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। राइट। डेफिनेटली सर। चलिए अब हम बात करते हैं कि टिफिन में बच्चों को क्या देना चाहिए, व्हाट इज गुड फॉर चिल्ड्रन। क्योंकि बच्चों को हमेशा वेरिएशन चाहिए होता है, कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए होता है। तो प्रयास करना है कि बच्चों को सब्जियां और फल ज्यादा खाने की आदत डाली जाए। और वो तब होगा जब आप बच्चे के पीछे भागेंगे नहीं। अक्सर मैंने मदर्स को देखा है बच्चों के पीछे ठूसते रहते हैं, थोड़ा और खा लो, थोड़ा और खा लो, 2 घंटे से नहीं खाया, 4 घंटे से नहीं खाया, थोड़ा और खा लो। वो करना बंद करना होगा। बच्चे को भूख लगेगा तो शांत से बैठ के खाएगा वो। भूख लगने दीजिए। भूखा रहना बॉडी के लिए ब्लिस है, ये आपको पता चल चुका होगा। भूखा रहना बॉडी के लिए ब्लिस है। जितना भोजन ज्यादा जाएगा बॉडी के अंदर, उतना ही बॉडी को एनर्जी खर्च करना पड़ेगा पचाने के लिए, और बच्चा जो है उतना ही लेजी होगा। जितना ज्यादा भोजन उतना लेजी बच्चा, जितना कम भोजन, हृष्ट पुष्ट भोजन, पौष्टिक भोजन, बच्चा उतना हेल्दी। तो थोड़ा आपको हार्श बनना पड़ेगा, बच्चे के इकोसिस्टम को बदलना है तो थोड़ा हार्श बनना पड़ेगा। थोड़ा 2-4 दिन रोने दो, चिप्स ना दो, चॉकलेट ना दो, रोने दो 2-4 दिन, क्या हो जाएगा। उनके अंदर इंफॉर्मेशन डालो। चॉकलेट क्यों खराब है हमारे शरीर के लिए, चिप्स क्यों खराब है शरीर के लिए, बर्गर पिज्जा क्यों खराब है शरीर के लिए, इन्फॉर्मेशन डालो आप। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि माँ बाप ही उसमें पड़े हुए हैं। माँ बाप को ही बर्गर चाहिए, माँ बाप को ही पिज्जा चाहिए, इन्हीं को समोसा चाहिए, तो बच्चे बच्चे क्या करेंगे? तो इसलिए मैंने वेबिनार पेरेंट्स के लिए रखा था कि पेरेंट्स को पता चलना चाहिए कि एटलीस्ट आज तक अगर अच्छी हैबिट नहीं सीखी तो बच्चे के लिए सीख लो कम से कम। राइट, ताकि उनके भविष्य सुधर जाए। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल से दोस्ती कराना शुरू कर दो, और कुछ नहीं करना है आपको। अलग अलग फ्रूट्स देने हैं, हर तरह के, हर कलर के फ्रूट्स देने हैं। क्योंकि हर कलर के अंदर अलग अलग विटामिन और मिनरल्स होते हैं। एक ही फ्रूट रोज रोज नहीं देना है, नहीं तो उसकी अधिकता हो जाएगी, बाकी सब कम हो जाएगा। कभी अनार दे दो, कभी केला दे दो, कभी नाशपाती दे दो, कभी सेव दे दो। तो वेराइटीज दोगे तो बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। वो कभी कहेगा नहीं मुझे ये नहीं अच्छा लगता। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एक्टिविटी की, और खासकर मोबाइल की। क्योंकि मोबाइल ने बच्चों के ब्रेन को अंदर से खोखला किया हुआ है। और बच्चे एक चीप एंटरटेनमेंट का एडिक्शन सीख लेते हैं। चीप एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का मतलब मोबाइल, एंटरटेनमेंट का मतलब टीवी। ये जो माइंडसेट डेवलप हो रहा है नए जनरेशन के अंदर, ये बहुत ही पॉइजनस और डेंजरस है। इसलिए बच्चे हर जगह इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मजा आना चाहिए हर चीज में, वो सीख रहे हैं। रियल जिंदगी में तुरंत मजा नहीं आता है। रियल जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, फाइट हैं, फेलियर हैं। मजा केवल वहां पे यूट्यूब में रील्स में 2 मिनट के, 1 मिनट का, आधे सेकंड का मजा।
ये क्या कर दे रहा है, अंदर से गुस्सा क्रिएट कर रहा है। बच्चे आजकल गुस्सा ज्यादा क्यों कर रहे हैं? उनको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ सीखना चाह रहे हैं, सीख ही नहीं पा रहे हैं, समय लगता है सीखने में। कोई स्किल सीखना है, क्रिकेट सीखना, कराटे सीखना है, अभी रातों रात थोड़े हो जाएगा। रील्स में देखा कि अरे वो तो ऐसे कराटे मार रहा है, ऐसे कराटे मार रहा है, और सीखने जा रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब क्या होगा, अंदर से फ्रस्ट्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा, हमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जो भी स्किल सीखेंगे आप, जो भी नॉलेज सीखेंगे, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, चैलेंजेस हैं उसके अंदर, दर्द है उसके अंदर। रील्स में कोई दर्द नहीं है। तो ये दिमाग को स्पॉइल कर रहा है। कितनी बार तो माँ बाप देखते ही नहीं है कि बच्चा क्या देख रहा है। लीस्ट बोदर्ड यूट्यूब चल रही है, कौन सा चैनल चल रहा है, उसके अंदर गंदे कंटेंट भी हैं, अच्छे कंटेंट भी हैं। आप एक बार हिस्ट्री देखेंगे ना बच्चों की, यूट्यूब हिस्ट्री, तो आपको सब पता चल जाएगा कि कैसा कंटेंट जो बच्चा देख रहा है। क्योंकि एक वीडियो आपके बच्चे ने देख लिया, यूट्यूब अपने आप दूसरा वीडियो वही वैसे ही फेंकेगा, तीसरा वैसे ही फेंकेगा, चौथा वैसे ही फेंकेगा। अब उसके ब्रेन को रोज 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 उसी तरीके से कंडीशन करता चला जाएगा। तो ये यूट्यूब की प्रोग्रामिंग है, जिस तरह का आप वीडियो देखेंगे उसी तरह के वीडियो रोज रोज आपको फेंके जाएंगे। और आपका दिमाग धीरे 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 वैसे एकदम कंडीशन हो जाएगा, और आप वही बन जाएंगे, वैसा ही बिहेव करने लगेंगे। मैंने देखा है बच्चों को डोरेमोन नोबिता बनते हुए, उनके जैसा बोलते हुए, उनके जैसा टैंट्रम करते हुए, बिल्कुल वैसा ही बिहेव करते हुए, वैसे ही वो बन जाते हैं कुछ दिनों में। तो उन सब चीजों से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? यह भी सोचने की जरूरत है। मैं जब कुछ पेरेंट्स से मिलता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को केयर क्यों नहीं करते हो, नहीं मेरा बच्चा तो एकदम हेल्दी है। एक पेरेंट से मैं मिला, उनके दो बच्चे थे, दोनों की आंखों में चश्मा लगा हुआ था, और बोलने बच्चा एकदम हेल्दी है। नहीं, आंखों में चश्मा लगा हुआ है, आजकल तो हर बच्चे को लगता है। मतलब आंखों को खराब होना है बीमारी मानी नहीं जा रही है। चश्मा लगना बीमारी नहीं है, डायबिटीज होना बीमारी नहीं है। तो ये जो पेरेंट्स का माइंडसेट है, ये पेरेंट्स के माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। बच्चे के आंख में 5 साल में 10 साल में चश्मा लग गया तो बच्चा बीमार है। बच्चे के बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, विटामिन ए बॉडी में नहीं जा रहा है, इसलिए चश्मा लगा है। लेकिन लीस्ट बोदर चश्मा आंख में लगा दिया, मेरा काम खत्म। या लीस्ट बोदर्ड के चश्मे को हटाने की जरूरत है, विटामिन ए उसको खिलाने की जरूरत है ताकि चश्मा हट जाए। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अगर बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन डाला तो बॉडी उसको हील करेगी। लास्ट 5 मिनट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। किसी भी बीमारी को होने के लिए एक सिस्टम चाहिए, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए एक सिस्टम चाहिए। जैसे मुझे कैंसर नहीं है और मुझे अल्सर भी नहीं है, मैं चाहता हूं कि मुझे कैंसर और अल्सर हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी के पास जवाब है क्या? क्या करना होगा कि मुझे हो जाए? माइंड सेट करना पड़ेगा सर। जैसे माइंड को कमांड दो मुझे भी ये प्रॉब्लम है, वो हम्म। ऑटोमेटिकली आपका बॉडी वैसी होती जाती है। ओके, माइंडसेट मैंने कर लिया कि 1 साल के अंदर मुझे इस बीमारी से गुजरना है। ओके, माइंडसेट इज डन। और क्या करना पड़ेगा? सर अपना ईटिंग सिस्टम और खाना पीना सब कुछ उस अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। वेरी करेक्ट। ईटिंग सिस्टम, खाने का समय। रात को मैं 11 बजे खाना शुरू करूंगा, 10 बजे, 12 बजे खाना शुरू करूंगा। कोई भी मेरा टाइम फिक्स नहीं रहेगा, जब मर्जी तब खाऊंगा, जितनी मर्जी उतनी खाऊंगा, जो मर्जी वो खाऊंगा। बहुत बढ़िया कहा सोनम आपने। और क्या करना होगा? सर कुछ बड़े डिजीज होने से पहले छोटे छोटे सिम्टम्स होते रहते हैं, उसको इग्नोर करना। राइट। बॉडी में जितने भी छोटे छोटे सिम्टम्स आएंगे उनको मैं सप्रेस करता रहूंगा, पेन किलर खाता रहूंगा, एंटीबायोटिक खाता रहूंगा, ताकि ये सब दब जाएं कुछ दिनों के लिए। वेरी गुड। और क्या करना होगा?
Sir, bad habits like alcohol consuming and the smoking as वेरी well. गुड, सारे बैड हैबिट मुझे सीखने होंगे, सिगरेट पीना, अल्कोहल पीना, शराब पीना, ये सब सारी चीजें सीखनी होंगी। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी सिस्टम मैंने अगर क्रिएट कर दिया तो मैं उस डिमांड को मीट कर लूंगा, वो बीमारी मुझे हो जाएगी। अब वो बीमारी ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरे सिस्टम को ध्वस्त करना होगा। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स इंजीनियरिंग। ये सब मैं ना करूं तो मुझे ये बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी हुई है इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है, सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो बीमारी नहीं है। तो अगर कोई बच्चा बीमार है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ रिक्वायरमेंट्स मीट हुए हैं, इसलिए यह बच्चा बीमार है, इसकी इम्यूनिटी कमजोर है, मेटाबॉलिज्म खराब है, हर बार बीमार पड़ रहा है, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। कई सारे बच्चे पैदा होते ही बीमारी पैदा होते हैं। 1 साल में बच्चे को कुछ ना कुछ बीमारी हो रखी है, 2 साल में हो रखी है। वो क्यों होती है? माँ बीमार है, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान माँ बीमार है, इंजेक्शन चल रहे हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, किसी तरह से बच्चे को पेट से निकाला जा रहा है, तो बीमार माँ से बीमार ही बच्चा पैदा होगा। तो यहाँ पे मदर और फादर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को पालन पोषण करने में। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए बर्बाद हो रहे हैं कि माँ बाप अनभिज्ञ हैं। फादर अपने अलग बिजनेस और नौकरी में है, मदर अलग बिजनेस और नौकरी में है, बच्चे को कोई पूछने वाला नहीं है। किसी की बच्चे को आया पाल रही है, किसी की बाई पाल रही है, किसी का नौकर पाल रहा है, किसी के दादा दादी पाल रहे हैं। तो लीस्ट अटेंशन जो है वो बच्चे के ऊपर है, मोर अटेंशन कैरियर के ऊपर है। और ये कैरियर क्यों बनाया जा रहा है? ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा हो सके। भविष्य, प्रेजेंट नहीं, भविष्य अच्छा हो सके। अब आप ये बताओ कि प्रेजेंट खराब करके भविष्य कभी अच्छा हो सकता है क्या? कोई लॉजिक है इसका? तो जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ है उस दिन से लेकर के जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है, पूरी जिम्मेदारी माँ बाप की है। बच्चा अगर डिसोबीडियंट होता है, कौन जिम्मेदार है? माँ बाप जिम्मेदार है। बच्चा बीमार होता है, कौन जिम्मेदार है? माँ बाप जिम्मेदार है। वो अच्छी हैबिट नहीं सीखता है, पोलाइट नहीं है, एंग्री है, कौन जिम्मेदार है? माँ बाप जिम्मेदार है। हर किसी के लिए माँ बाप जिम्मेदार है। ये एक हार्श बिटर ट्रुथ है। अगर माँ बाप को ही एंगर रोज आ रहा है और आप बच्चे को बोल रहे हैं भाई तुम्हें एंग्री नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, आपको पता है कि बच्चे सबसे ज्यादा देख करके सीखते हैं, जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर मम्मी रोज गुस्से में बात करती है तो अब क्या बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो? बच्चे गुस्सा नहीं करे? ये सब चीज तो स्कूल में सिखाया नहीं जा रहा है, ये तो घर पे ही सीखेगा वो। तो बच्चे के अंदर जो भी बैड हैबिट है, मैं बहुत सारे बच्चों की जब थेरेपी करता हूँ, एक मदर एक बच्चे को लेके आई थी, 8 साल का बच्चा था, मेरे पास आया। और माँ बाप ने कहा कि मेरा बच्चा स्कूल से आता है और जब भी इसको इसके इसके मनपसंद चीज नहीं मिलती है तो जाके दीवार में डैश करता है, दीवार में सर को लड़ाता है। बच्ची 8 साल की दीवार में सर को लड़ाती है ये, जब भी इसका डिमांड पूरा नहीं होता है, फिर हम इसके डिमांड को पूरा करना पड़ता है। ठीक है। अब बच्चा दीवार में सर लड़ा रहा है, कहाँ से कॉपी किया होगा? ये एक हैबिट है, बिहेवियर है, कहाँ से सीखा होगा? तो सबसे पहले मैंने माँ बाप से सवाल पूछा, आप दोनों में ये कौन करता है? दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। फिर मम्मी धीरे से बताती है, सर मैं पहले करती थी, अभी भी कभी कभी करती हूँ, लेकिन बच्चे से छुपा के करती हूँ, बच्चे ने कभी नहीं देखा। बच्चे सब देखते हैं और वही करते हैं जो माँ बाप को देखते हैं करता हुआ, और अपने बिहेवियर में अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जब तक आप एक पेरेंट्स नहीं है तब तक आपको जो करना है वो करो, लेकिन बच्चे होने के बाद आपको एक आइडियल मदर और एक आइडियल फादर बनना बहुत जरूरी है। तभी आप बच्चे को एक आइडियल बच्चा बना सकते हैं, आइडियल चाइल्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट 1 मिनट, अगर बच्चे को आप हेल्दी देखना चाहते हैं तो बच्चों को मिट्टी में जाने दीजिए, खेलने दीजिए।
मोबाइल से दूर रखिए, मोबाइल गेम, वीडियो गेम, इन सब से दूर रखिए। जहां भी मिट्टी है वहां पे बच्चों को, पैरों को लगने दीजिए। बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्चार्ज होने दीजिए, निगेटिविटी डिस्चार्ज होने दीजिए, थोड़ा बाहर आउटिंग खेलने दीजिए। नो मोबाइल गेम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा समय बिताइए उनके साथ। चिल्ड्रन नीड्स योर टाइम। टाइम नहीं होगी तो बॉन्डिंग नहीं बनेगी कभी। बच्चे आपसे हमेशा दूर दूर रहेंगे। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको, उनके साथ बैठना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे सुधा जी हैं, राइट। अब मैं आपसे पूछ दूं कि आपके बच्चे के क्लास टीचर का नाम क्या है, उसके मैथ टीचर का नाम क्या है, उसके बेस्ट 3 फ्रेंड का नाम बताइए। अगर ये सारे सवालों का जवाब आपके पास है, इसका मतलब आप अपने बच्चे के साथ समय बिताते हैं। और अगर नहीं है जी सर, तो मैं बच्चे, जानती हूँ। हाँ मुझे पता है आप जानती हैं, क्योंकि आपने पेरेंटिंग का कोर्स किया हुआ था मेरे साथ। जी सर, और उससे मुझे बहुत फायदा भी हुआ है सर। राइट। मेरे बच्चे में बहुत सुधार हुआ है। वेरी खाने गुड। पीने का भी मैं ध्यान रखती हूँ बहुत ज्यादा, पर मेरे बच्चे वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं। फल तो खूब खा लेते हैं पर वो सब्जियां नहीं खाते। कुछ राइट। खाना खाने में भी उनकी आनाकानी रहती है, पर वो फल बहुत खाते हैं। ठीक है, फल से भी मैनेज आप कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। सर एक चीज और पूछनी थी, मिश्री जो होती है धागे वाली मिश्री, क्या वो बच्चों को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। इट इज बेटर जी देन सर। शुगर। बेटर देन शुगर। हाँ, क्योंकि मैंने एक बनाया है पाउडर, बादाम मखाने और मिश्री सौंफ पीस के। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तो बढ़िया, मेरी रोज मदर रोज इन लॉ देना है, वो चाहिए। नहीं देने दे रही हैं, बोलती हैं इसमें तुमने मिश्री डाली है उससे उसको सर्दी हो जाएगी। रोज देना है, मिश्री खाने से कोई सर्दी नहीं होती है। हाँ, बहुत ही कम मात्रा में 100-100 ग्राम करके ऐसे मिलाया है मैंने। एकदम एकदम और दीजिए, बिल्कुल हाँ, दीजिए। लेकिन देती हूँ सर, दूध एक ही बार देती हूँ, पर दूध तो देती थी, अब देती ही हूँ। ओके। ठीक तो है, वेरी कोशिश गुड। करूंगी कि मैं दूध को चेंज करूं इन वाले मिल्क से। बिल्कुल, जितना जल्दी करेंगे और उतना ये, आप फायदे में हाँ, रहेंगे। मेरे बच्चों को मीठा बहुत पसंद है सर, मैं इसलिए भी जी। थोड़ा परेशान रहती हूँ। ओके। जी मीठा में सर। देखेंगे बहुत सारे हमारे पास नेचुरल स्वीटनर्स हैं। नेचुरल स्वीटनर्स के अंदर आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब नेचुरल स्वीटनर्स हैं। चलिए, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।